हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में होने वाली है। कल का क्विकली रिवीजन पहले करेंगे, उसके बाद आज का करंट अफेयर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 जनवरी को दोस्तों महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है और इस अवसर पर शहीद दिवस मनाया जाता है। हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल का खिताब जर्मनी ने जीत लिया है बेल्जियम को हरा करके। और वहीं चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बन गए हैं पेट्र पावेल। और वंचित वर्गों की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। वहीं निखत जरीन को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि एनएमडीसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन जो है उसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया है। और उत्तराखंड की झांकी ने इस बार गणतंत्र दिवस के समारोह में बेस्ट पोजीशन हासिल की है, यानी कि सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार जीता है। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन मुंबई में महाराष्ट्र में किया गया। ये केवीआईसी के द्वारा किया गया है, खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। और अभी दिल्ली में स्कूली शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी ने एनसीसी के स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। तो पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रहा कल का, कल दिन भर की जो सबसे बड़ी खबर रही वो रही आर्थिक सर्वेक्षण 2023। तो आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जारी हो चुका है और इसके अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6.5% बताया गया है कि 6.5% का अनुमान रहेगा इस बार जीडीपी ग्रोथ रेट का। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट या इकोनॉमिक सर्वे ये होता क्या है, कल इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई थी और उस वीडियो में अच्छे से पूरा डिटेल में बताया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनेंगे। देखो, एक होता है बजट, एक होता है इकोनॉमिक सर्वे। जब बजट लाया जाना होता है तो उसके जस्ट एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। बजट अभी देखो इस टाइम पर जैसे कि परंपरा चली आ रही है पिछले कुछ दशकों से कि 1 फरवरी को बजट लॉन्च होता है। तो जब 1 फरवरी को जब बजट लॉन्च होता है तो उसके एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। देखो, बजट में हम लोग ये देखते हैं कि आगे का हमें क्या प्लान है, आगे हम लोग कहां कहां पर खर्च करेंगे, किस किस फील्ड में कैसी ग्रोथ होगी हमारी। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये बताता है कि पिछले साल हम लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कैसे कहां कहां पर खर्च किया। यानी इकोनॉमिक सर्वे पिछले बजट का क्या रिस्पांस रहा ये बताता है, जबकि बजट जो लॉन्च किया जाता है वो अगले वर्ष में कहां पर खर्च किया जाना है ये बताता है। ये दो बेसिक डिफरेंस है। दूसरी बात, बजट जो है लॉन्च तो जारी तो किया जाता है 1 फरवरी को, पेश किया जाता है संसद में 1 फरवरी को, लेकिन ये अगर पूछा जाए लागू कब से होता है तो लागू होता है एक अगला फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है अपने भारत में? 1 अप्रैल से। फॉर एग्जांपल जैसे आज बजट पेश होना है, 1 फरवरी है आज, तो फिर आज बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण जी, लेकिन ये वाला बजट लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है ना? तो जो भी नियम कानून आज बताए जाएंगे इनके द्वारा बजट में कि ये चीजें हम लोग लाने वाले हैं, तो वो चीजें लागू होंगी 1 अप्रैल से। चलो, तो फिलहाल 31 जनवरी 2023 को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे आपसे पूछा जाएगा तैयार कौन करता है, तो आप बताएंगे दोस्तों जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं ना, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं वो तैयार करते हैं। और अभी वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? ये हैं। इनका नाम क्या है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। नाम याद रखना, अनंत नागेश्वरन। नागेश्वरन, ठीक है, ये हैं वर्तमान में। और इनका नाम पूछा जाएगा किसने तैयार किया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। सर्वे दोस्तों ये बताता है कि जीडीपी अनुमान क्या रहेगा, महंगाई दर का अनुमान क्या रहेगा, विदेशी मुद्रा भंडारण क्या रहेगा, व्यापार घाटा क्या रहेगा, ये सभी चीजें बताता है। ठीक है ना? इसकी जानकारियां रहती हैं और यहाँ पर ये चीजें जारी की गई हैं और कल की वीडियो आप देखेंगे तो और ज्यादा डिटेल जानकारी मिलेगी। आज बजट पेश होगा, निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी है आज, तो आज बजट पेश करेंगी और इस पर भी मैं आपको अपडेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा, शाम तक दूंगा। ठीक है ना? तो उसको भी आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बजट से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों से। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए?
तो भारतीय वायुसेना के दोस्तों नए उप प्रमुख बनाए गए हैं एयर मार्शल एपी सिंह। एयर मार्शल एपी सिंह यहां पर आप देख पाओगे ये रहे, इनको नियुक्त किया गया है न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, इनको अभी हाल ही में एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह पर नियुक्त किया गया है, जो कि 31 जनवरी 2023 को यानी कि कल रिटायर हुए हैं। दोस्तों इन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, साथ ही साथ रूस के मॉस्को में मिग 29 अपग्रेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का भी ये नेतृत्व कर चुके हैं। भारतीय वायुसेना के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। देखो ये तो भारतीय वायुसेना की बात हुई। जब भी भारतीय वायुसेना या भारत की किसी भी सेना की बात आए तो आप लोग दो चीज तो रिवाइज कर ही लिया करो, एक तो सभी का स्थापना दिवस और एक सभी के सेना प्रमुख। तो चलिए यहाँ पर एयरफोर्स के बारे में तो हम लोग जान लिए कि 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी, 8 अक्टूबर को इसका मनाया जाता है स्थापना दिवस। और विवेक राम चौधरी जी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी वायुसेना के अध्यक्ष हैं। इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को, और वर्तमान में जो इंडियन आर्मी के अध्यक्ष हैं या कहें सेना प्रमुख हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और वहीं नौसेना की बात करें तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और नौसेना प्रमुख कौन है भारत के वर्तमान में? एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत में कुष्ठ दिवस, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस दोस्तों मनाया जाता है 30 जनवरी को, ये भारत में मनाया जाता है। देखो वैसे तो दुनिया भर में ये मनाया जाता है फोर्थ संडे ऑफ जनवरी। ठीक है, दुनिया भर में ये मनाया जाता है, लेकिन भारत में इसे हम लोग महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर मनाते हैं। ठीक है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों के लिए भी बहुत सारे काम किए हुए थे। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है ये भारत में मनाया जाता है 30 जनवरी को, जबकि ओवरऑल में देखा जाता है चौथे रविवार को मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये चौथा रविवार 30 को ही पड़ जाता है, कभी कभी होता है कि 29 को पड़ता है, कभी 31 को पड़ता है। ठीक है, जैसे इस साल ये 29 को पड़ा था। तो अगर आपसे पूछा जाए दुनिया भर में कब मनाया जाता है तो आप 29 तारीख बता देंगे या कहेंगे चौथे संडे को। और अगर पूछा जाए भारत में कब मनाया गया तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर, जब हम लोग शहीद दिवस मना रहे होते हैं उसी टाइम पर विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस या विश्व कुष्ठ दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत 1954 से हुई थी। कल मैंने आपको दिवस रिवाइज करवाया हुआ था, तो आज मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा। आज आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई? तो लाडली बहना योजना शुरू किया है दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। देखो अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में चुनाव आने वाले हैं, तो अब यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को बहुत मिलेंगे योजनाओं की। ठीक है, क्योंकि जब चुनाव आने होते हैं तब योजनाओं की घोषणा होती है। अगर वो दोबारा से सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो वो योजना पूरी तरीके से लागू भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर लाडली बहना योजना जो है इसके तहत हर पात्र महिला को 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लड़कियों के लिए है। ठीक है, लाडली बहनों के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे इसके तहत। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में ये योजना शुरू की है। साथ ही साथ इन्होंने बुधनी में एक और अनाउंसमेंट किया है कि 400 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। आगे अब मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश आप देखोगे इंडिया के मैप में यहां पर रहा, राजधानी इसकी भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो भोजताल झील है, साख्य सागर झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साख्य सागर पूछा जाता है। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क, देखो नेशनल पार्क तो ये बहुत ज्यादा है, 11 नेशनल पार्क है, 11 या 12 नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, और टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, टाइगर रिजर्व भी बहुत ज्यादा है। यहीं पर कुनो नेशनल पार्क है, और कुनो नेशनल पार्क में ही आपको पता होगा नमीबिया से 8 चीते लाए गए थे, 8 चीते लाए गए नमीबिया से। और अभी भारत सरकार ने 100 और चीतों के लिए डील करी हुई है साउथ अफ्रीका से। तो आने वाले टाइम पर 12-12 चीते पर ईयर के हिसाब से 8-10 सालों में 100 और चीते लाए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप माधव, वन विहार, पन्ना, पेंच, कान्हा केसली ये सभी भी ध्यान रखेंगे, संजय नेशनल पार्क सब यही है। दर्रों में अगर बात करें तो असीरगढ़ दर्रा है, यहाँ पर लोक नृत्य में मटकी, कर्मा, तितली ये प्रमुख लोक नृत्य होता है।
जिलों की संख्या 52 है, विधानसभा 230 सीटें हैं और लोकसभा में यहाँ से 29 और राज्यसभा में 11 सीट जाती है मध्य प्रदेश से। इसके अलावा राजकीय पशु है दलदली हिरण, राजकीय पक्षी है दूधराज। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2023 टाटा स्टील चेस मास्टर्स का खिताब जीता? अभी हाल ही में इसे जीत लिया है अनीश गिरी ने। अनीश गिरी यहाँ पर आप देख पाओगे ये हैं और इन्होंने जीत लिया है टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब। ये शतरंज का खिताब होता है और इस बार 85वां इसका संस्करण था जो आयोजित किया गया, टाटा स्टील के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो 14 से 29 जनवरी या कहें 13 से 29 जनवरी तक ये आयोजित हुआ, 85वां संस्करण था। उप विजेता रहे ग्रैंड मास्टर नोदिर बेग अब्दुल सत्तरो। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो होता है ना शतरंज, इसमें होता है ग्रैंड मास्टर। 2500 पॉइंट के ऊपर अगर स्कोर कोई कर लेता है तो वो ग्रैंड मास्टर की उपाधि पा जाता है। भारत में ऐसे हो चुके हैं 79 ग्रैंड मास्टर। ठीक है, पुरुषों में 79 ग्रैंड मास्टर भारत के पास आज के टाइम पर हैं। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो विश्वनाथन आनंद बताएंगे। सबसे युवा भारतीय पूछा जाए डी गुकेश बताएंगे। दुनिया के सबसे युवा पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या? अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, अब करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। 2022 का करंट अफेयर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, पर डे 10-10 क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। ये किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है राजस्थान के द्वारा। देखिए पहले राजीव गांधी खेल रत्न भारत सरकार के द्वारा दिया जाता था, लेकिन उस वाले खेल रत्न का नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। तो राजस्थान सरकार जो है, ये चूंकि कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है, तो इन्होंने राजीव गांधी जी के नाम पर एक बार फिर से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया। तो ये राज्य स्तर का सबसे बड़ा पुरस्कार है राजस्थान में। असम ने मिशन भूमि पुत्र लॉन्च किया है और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एग्जाम्स में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया। और 2022 अगस्त में अमित पंघाल ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। वहीं पर पुणे में भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन तेल बस लॉन्च की गई। आपको अभी याद होगा पुणे में ही भारत की सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। इसके अलावा यूईएफए चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं मनीषा कल्याण। एनआईपीएल ने अभी हाल ही में ब्रिटेन में पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर एक्सपर्ट के साथ समझौता किया है। एनआईपीएल क्या है? जो भारत का देखते हो आप एनपीसीआई है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, तो उसी की विदेशी संस्था है ये एनआईपीएल। तो इसने पे एक्सपर्ट के साथ समझौता किया है। कुल मिला जुला करके अगर आपको आसान भाषा में कहें तो वो भी अब अपना यूपीआई यूज करेगा, ब्रिटेन में भी अब अपना यूपीआई चलेगा। अगस्त 2022 में बिल गेट्स फाउंडेशन ने अभी किस कंपनी के फाउंडर आशीष धवन को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा की? तो कन्वर्जेंस फाउंडेशन के फाउंडर आशीष धवन को इन्होंने शामिल किया है। स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में PM 2.5 का उच्चतम स्तर कहां पर है? तो दिल्ली में है सबसे ज्यादा। ठीक है दोस्तों, कई दिनों से आप में से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर जीके की कोई एक ऐसी बुक बताइए जिसमें जीके का पूरा कंप्लीट कवरेज किया जा सके, साथ ही साथ अगर उसमें करंट अफेयर हो और स्टैटिक भी हो तो और ही ज्यादा अच्छी बात है। तो आप लोग के लिए द मेगा ईयर बुक जो है दिशा पब्लिकेशन के द्वारा प्रेजेंट की जा रही है। इस बुक में आप इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, कृषि, सुरक्षा, ज्ञान, विज्ञान, रेलवे सब कुछ तो पाएंगे ही पाएंगे। साथ ही साथ आप करंट अफेयर के भी सारे के सारे पोर्शन को इस बुक में कवर कर सकते हैं। ये मेगा ईयर बुक दिशा पब्लिकेशन के द्वारा लाई गई है। इसमें आप करंट अफेयर भी कवर कर पाओगे, अपना स्टैटिक जीके भी कवर कर पाओगे और इतिहास, भूगोल वगैरह जो भी सब्जेक्टिव होते हैं उनको भी आप कवर कर सकते हो। साथ ही साथ इस बुक की जो खास बात मुझे लगी उसमें देखो स्वैट एनालिसिस भी है कुछ चीजों की। इसके अलावा माइंड मैप भी किया गया है। माइंड मैपिंग के जरिए ये देखो आप ब्रैकेट्स में या बॉक्सेस के माध्यम से कुछ जो चीजें हैं उनको समझाई गई हैं जिससे अच्छे तरीके से तैयार हो सके। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आपको जो सुटेबल लगे आप उसमें परचेज कर सकते हैं। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। जिनको लेना है वो जाकर के यहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में फाइनली खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हो चुका है स्टार्ट,
और इसका उद्घाटन वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इस बार दोस्तों 27 खेल खेले जाएंगे खेलो इंडिया गेम्स में और टोटल 6000 से ज्यादा एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में इसका किया है उद्घाटन। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक ये चलेगा। इस बार इसका है 5वां संस्करण। पहले के 4 संस्करण कहां कहां पर हुए? फर्स्ट वाला हुआ था दोस्तों दिल्ली में, सेकंड वाला हुआ पुणे में, थर्ड वाला हुआ गुवाहाटी में, चौथा हुआ हरियाणा में और अब 5वां होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, 5वां चल रहा है मध्य प्रदेश में। छठा कहां पर होगा ये अभी अनाउंस किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, ये तो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसकी शुरुआत हुई थी 2018 से। ऐसे ही इसी तर्ज पर एक चलता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका पहला संस्करण हुआ था भुवनेश्वर में, दूसरा संस्करण हुआ कर्नाटक में और तीसरा संस्करण होगा इस बार कहां पर? यूपी में होगा तीसरा संस्करण। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जान ही लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों इसे शुरू किया है गोवा ने। गोवा की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये लॉन्च करेंगे विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ विद वन साइड इजलियर लग्जोटका फाउंडेशन एंड प्रसाद नेत्रालय। ये इन कंपनियों या 2 संस्थाओं के साथ मिल करके लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसके तहत 2000 से ज्यादा टीचर्स को स्कूलों में बच्चों के लिए बेसिक विजुअल एक्विटी टेस्ट पर ट्रेनिंग देने पर फोकस करेगा। ठीक, तो ये गोवा सरकार ने शुरू किया है। अब गोवा के बारे में जान लेते हैं। भारत के अगर मैप में देखोगे तो गोवा आपको यहां पर मिलेगा। ये छोटा सा है राज्य गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है गोवा। ठीक है, केवल और केवल 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। सीएम यहाँ के प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। यहाँ पर अगर बात करें तो अंसी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है और भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है। ये दोनों ही पूछे जाते हैं। द डोलो, दिवाली नाच, घोड़ मोदनी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। घोड़ मोदनी भी पूछा गया है एग्जाम में कई बार। 2 जिले हैं, 40 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। ठीक है, यहाँ का राज के पशु है गौर, राज के पक्षी है काला क्रेस्टेड बुलबुल। आगे बढ़ते हैं, पणजी राजधानी है अगला। हाल ही में किस देश को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश नामित किया गया? तो बायो एशिया 2023 जो होगा इस बार, उसमें पार्टनर कंट्री होगी यूके, यूनाइटेड किंगडम। यहां पर आप देख पाओगे द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यूके नेम्ड कंट्री पार्टनर फॉर बायो एशिया 2023। बायो एशिया 2023 दोस्तों हर साल आयोजित होता है और हैदराबाद में आयोजित होता है। तो इस बार भी ये हैदराबाद में आयोजित होगा 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच में। ये एक तेलंगाना की वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट होती है। इसका पर्पज होता है कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में नए इनोवेशन और इफेक्टिव जो सॉल्यूशंस हैं उनको बढ़ावा देना। इस बार की थीम रहेगी एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। 24 से 26 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 2023 में मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में पहला सेनवार्न पुरस्कार जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में सेनवार्न पुरस्कार जीता है उस्मान ख्वाजा ने। उस्मान ख्वाजा ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नाम जान करके आप ये मत समझिएगा कि ये भारत के हैं, नाम से लग रहा होगा भारत के, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, हालांकि हैं भारतीय मूल के। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को दोस्तों पहला शेन वार्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। शेन वार्न जी आपको पता होगा कि ये महान बॉलर थे और पिछली साल इनका निधन हो गया था मार्च में 2022 में। तो इन्हीं के नाम पर ऑस्ट्रेलिया ने एक पुरस्कार की शुरुआत की थी जो कि था मेंस में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का। तो उसमें पहला शेन वार्न पुरस्कार जीत लिया है उस्मान ख्वाजा ने। चूंकि इसका पहला संस्करण है तो इस बार ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो उस्मान ख्वाजा को ये मिला है। वैसे मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था आईसीसी के द्वारा जो पुरस्कारों की घोषणा की गई थी उसके बारे में। तो उसमें मैंने आपको T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के बारे में बताया था कि T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं। वो हैं अपने सूर्य कुमार यादव। ठीक है, और वहीं ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? बाबर आजम पाकिस्तान के। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों मुरली विजय ने सभी फॉर्मेट से क्रिकेट के संन्यास की घोषणा कर दी है। ये भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, कह सकते हैं हम लोग। इंटरनेशनल मैचेस में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। 87 मैच भारत के लिए ये खेले थे। 61 टेस्ट मैच इसमें शामिल था, 17 वनडे था और 9 टी20 इंटरनेशनल था। इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। तमिलनाडु के लिए ये फर्स्ट कैटेगरी में भी, प्रथम श्रेणी में भी ये क्रिकेट खेला करते थे। ठीक है, तो ये अब फिलहाल संन्यास ले लिए हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे दोस्तों आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? 1960 में ये हुआ था। और कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तेलंगाना में है। आज आपको क्या बताना है कि विजय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? तो जिन्होंने कल की वीडियो ध्यान से देखी होगी उनको ये आंसर मालूम होगा। इसके अलावा भी आपको जो भी महापुरुषों के समाधि स्थल के नाम याद हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हॉकी विश्व कप 2018 किसने जीता था, ये भी आपको बताना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी होगा डिटेल उसको आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की जो ये बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं और मैंने पिन कमेंट में भी इसका लिंक दे दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, दोनों का लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।